नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। सरकार ने घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को स्थिर रखने और कपड़ा उद्योग को सहारा देने के लिए कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्कों की अस्थायी रूप से किया समाप्त। छूट 30 सितंबर 2025 तक रहेगी लागू। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्जियों हेतु अलान प्रबंधन योजना को दी मंजूरी। योजना के तहत किसानों को सब्जियों की खेती के लिए अलान निर्माण पर दिया जाएगा 50% का अनुदान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल के संबंध में अब 30 अगस्त तक बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं किसान। किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक प्रभावशाली पहल है ये योजना। हिमाचल के कई इलाकों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद। वहीं बारिश से थमी मायानगरी मुंबई की रफ्तार। और अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सरकार ने घरेलू बाजार में कपास की कीमतों को स्थिर रखने और कपड़ा उद्योग को सहारा देने के लिए कच्चे कपास के आयात पर लगने वाले सभी सीमा शुल्कों को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। ये छूट 19 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार इसमें 5% मूल सीमा शुल्क, 5% कृषि अवसंरचना और विकास उपकार और दोनों पर लगने वाला 10% सामाजिक कल्याण अधिभार शामिल है। छूट के बाद कपास पर कुल 11% आयात शुल्क लगेगा। इस कदम से सूत कपड़ा परिधान में उत्पादन लागत घटने की उम्मीद है, जिससे निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिलेगी। कपास की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति की कमी को देखते हुए कपड़ा उद्योग लंबे समय से आयात शुल्क हटाने की मांग कर रहा था। सरकार का मानना है कि अस्थायी छूट से घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ेगी, कीमतों में स्थिरता आएगी और तैयार कपड़ा उत्पादों पर महंगाई का दबाव कम होगा। साथ ही भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता भी मजबूत होगी और छोटी व मध्यम उद्योगों को संरक्षण मिलेगा। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्जियों हेतु अलान प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत किसानों को सब्जियों की खेती के लिए अलान निर्माण पर 50% का अनुदान दिया जाएगा। गौरतलब है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा खेती की नई तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इस कड़ी में बिहार सरकार ने सब्जी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सब्जियों हेतु अलान प्रबंधन योजना को अमली जामा पहनाने के लिए कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत पर निकासी एवं व्यय को मंजूरी दी है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार सब्जियों के उत्पादन एवं उत्पादकता को नई ऊंचाइयां देने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। सब्जियों हेतु अलान प्रबंधन योजना में से बिहार के लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा। बिहार सरकार ने योजना के तहत अलान प्रबंधन के लिए बांस, लोहा, तार, प्लास्टिक सुतली और पॉट सुतली जैसी सामग्रियों की खरीद की व्यवस्था की है। विभाग द्वारा प्रति 125 वर्ग मीटर प्रति इकाई पर 4,500 रुपए की अनुमानित लागत तय की गई है। इस पर सरकार द्वारा किसानों को 50% का अनुदान दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसा कोई विशिष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता हो कि जलवायु परिवर्तन, गर्मी, लू और टिड्डियों जैसी आपदाओं के कारण कपास और मूंग जैसी फसलों में कीटों का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप 33% या उससे अधिक हो गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अब राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार नामक एक परियोजना को अमली जामा पहना रहा है। ये परियोजना फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करती है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रति लचकदार तकनीक से निपटने में भी मदद करती है, जिससे सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों से ग्रस्त क्षेत्रों को इन प्रतिकूल स्थितियों से निपटने में मदद मिलती है।
NICRA के अंतर्गत 12 कृषि जलवायु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण फसलों के लिए कीटों, रोगों और मौसम पर डेटाबेस विकसित करके फील्ड परिस्थितियों में जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों में होने वाली बीमारियों की घटनाओं का समाधान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसानों के लिए जो काम किया है, अद्भुत किया है। मैं मेरठ की तरफ से और उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। किसान को कोई देखता नहीं था, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। प्रधानमंत्री जी ध्यान दिया और 20वां किस्त जो आज दिया है, तो किसान तो प्रफुल्लित होंगे ही, खुश होंगे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की एक प्रभावशाली पहल है, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, बेमौसम बरसात, चक्रवात आदि एवं कीटों और रोगों से होने वाली फसल हानि पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसके तहत खरीफ की फसल के लिए किसान अब 30 अगस्त तक बीमा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे देश में किसानों को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की अनियमितता, कीट प्रकोप और अन्य जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिससे फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 18 फरवरी 2016 को केंद्र सरकार ने आर्थिक सुरक्षा देने की प्रभावशाली पहल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, ताकि किसान बिना किसी आर्थिक तनाव के खेती कर सकें। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से 35 लाख किसानों के खाते में 3,900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये पैसा उन किसानों को मिला जिनकी रबी की फसल को नुकसान पहुंचा था। अभी खरीफ की फसल के लिए बीमा कराने के आवेदन खुले हुए हैं। अगर आपने अभी तक खरीफ फसल का बीमा नहीं कराया है, तो अब आप 30 अगस्त तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। आप अनाज में बाजरा, ज्वार, मक्का, धान, दलहन में मूंग, मोठ, ग्वार, उड़द, अरहर और तिलहन में सोयाबीन, तिल, मूंगफली और अन्य में कपास के लिए बीमा करा सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम आय वाले किसानों के लिए भी बेहद सुलभ और किफायती है, क्योंकि खरीफ खाद्य एवं तिलहन फसलों के लिए किसान द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम 2% है। रबी खाद्य और तिलहन फसल के लिए ये 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के लिए 5% है। वास्तविक प्रीमियम का शेष भाग 95% से 98.5% केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 50-50 के अनुपात में वहन किया जाता है। इस योजना को उद्देश्य फसल कटाई के 2 महीने के भीतर दावों का निपटान करना है, ताकि किसानों को शीघ्र मुआवजा मिल सके और वे कर्ज के जाल में न फंसें। आवेदन करने के लिए आप किसान सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर राज्य सरकार के पोर्टल के माध्यम से PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन दे सकते हैं या ऐप से भी आवेदन कर सकते हैं। किसान ने अपना इनपुट खर्च करके, बीज लगा के, पेस्टिसाइड लगा के, फर्टिलाइज़र का ट्रीटमेंट दे के, यदि कोई नेचुरल कैलामिटी, कोई आपदा हो गया और सारा का सारा फसल नष्ट हो जाए, तो उसको फिर लाभ मिलना चाहिए। वेरी गुड स्कीम। ये लॉन्ग ओवरड्यू था। ये जो फसल बीमा योजना है, ये बहुत अट्रैक्टिव है। फसल बीमा योजना की उपलब्धियों में पंजीकृत किसानों की संख्या का लगातार बढ़ना है। 2022-23 में 3.17 करोड़ से बढ़कर यह संख्या 2024-25 में 4.19 करोड़ हो गई। 2016 में इसकी शुरुआत से लेकर 30 जून 2025 तक कुल 78.407 करोड़ किसान आवेदनों का बीमा किया गया और 1.83 लाख करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया। पिछली फसल बीमा योजनाओं की तुलना में किसान आवेदनों का कवरेज 2014-15 में 371 लाख से बढ़कर 2024-25 में 1510 लाख हो गया। गैर ऋणधारक किसानों के आवेदन की संख्या 2014-15 में 20 लाख से बढ़कर 2024-25 में 522 लाख हो गई है। योजना की सफलता और क्षमता को देखते हुए जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी।
ये योजना किसानों के लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि आपदा के समय का एक भरोसेमंद साथी है, जो एक राष्ट्र, एक फसल, एक प्रीमियम के सिद्धांत का पालन करती है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश की महिलाएं कृषि क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश के बालाघाट जिले में कृषि विभाग की ओर से किसानों को केमिकल खाद और कीटनाशक की जगह पर जैविक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके चलते राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाली महिलाओं को कृषि सखी दीदी नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि कृषि दीदियां किसानों को जैविक और प्राकृतिक खाद बनाना सिखा रही हैं। बालाघाट जिले में लांजी विकासखंड के ग्राम कनेरी और बिरसा विकासखंड के ग्राम बलगांव और बासिन खान में कृषि सखी दीदियों ने किसानों को जीवामृत बनाना सिखाया है। अगली खबर पढ़ लेते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे फल के बारे में बताएंगे जिसे उगाने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये सिर्फ 40 से 50 दिन में ही फल देने लगता है। इस मकोई या ब्लैक नाइट शेड के नाम से जाना जाता है। ये फल केवल स्वाद में ही नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भी बेहद लाभकारी है। खास बात यह है कि बंजर या कम उपजाऊ भूमि में भी आसानी से उग जाता है और खेती करने में बेहद सरल है। मकोई एक छोटा पौधा है जिसमें हरी, अंडाकार और चौड़ी पत्तियां होती हैं। इसके फल पकने पर नीले या बैंगनी रंग के हो जाते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं। इसे स्थानीय भाषा में ककमाची भी कहा जाता है। मकोई के फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। ये शुगर के मरीजों, लीवर और किडनी में स्टोन जैसी समस्याओं में फायदेमंद है। इसके औषधीय गुणों के कारण इसे घरेलू दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। और पहाड़ों से मैदानों तक मानसून सक्रिय है और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 22 और 23 अगस्त को बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज से 23 अगस्त को भारी वर्षा होने की संभावना है। आज और 20 अगस्त तक गुजरात में भी बहुत भारी बारिश हो सकती है। झारखंड में 21 से 24 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है। इसी तरह बिहार में 22 अगस्त को बहुत भारी बारिश होने की संभावना बताई गई है। बात करें पहाड़ी इलाकों की तो जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भारी बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 21 से 23 अगस्त तक बारिश हो सकती है। अगले 7 दिनों में उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। साथ ही अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिण भारत और आसपास के मध्य भारत में मानसून सक्रिय रहेगा। हिमाचल प्रदेश भीषण बरसात की मार झेल रहा है। प्रदेश में मानसून की तबाही लगातार जारी है। राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों में आज भी हल्की बारिश होने की खबर है। सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 25 अगस्त तक सूबे के कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में गरज चमक और अधड़ और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। भूस्खलन की घटनाओं से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक मंगलवार शाम तक प्रदेश में एक नेशनल हाईवे और 356 सड़कें बंद रहीं। अकेले मंडी जिले में 179 सड़कें अवरुद्ध हैं। भारी बारिश से बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हुई है। सरकार के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक प्रदेश में 276 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लापता हैं और 336 लोग घायल हैं। मृतकों में मंडी और कांगड़ा में सबसे अधिक 47 लोग शामिल हैं। वहीं 2679 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 621 पूरी तरह ढह गए हैं। 376 दुकानें और 2416 पशुशालाएं भी नष्ट हो गई हैं। बारिश और भूस्खलन से 1789 पशुओं की मौत भी हो चुकी है।
सरकारी आंकलन के मुताबिक अब तक प्रदेश को 2216 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, घर के अंदर रहने और आधिकारिक मौसम अपडेट के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। देश में इस साल मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने की संभावना है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई पड़ेगा। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात की रैंकिंग में 14वें स्थान पर है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य मक्का उत्पादन के बड़े केंद्र हैं। हालांकि उत्पादन काफी अधिक है, लेकिन घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने 14,42,000 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 18 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2400 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि 19 अगस्त को इसमें 25 रुपए की बढ़त दर्ज हुई और भाव बढ़कर 2425 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि राज्य की ही जम्मूसर मंडी में मक्का के भाव स्थिर रहे और 18 और 19 अगस्त दोनों दिनों में मक्का 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में सोमवार और मंगलवार को हाइब्रिड मक्का का भाव 1965 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं मंगलवार को शामली मंडी में पीली मक्का 2400 रुपए, फैजाबाद मंडी में हाइब्रिड मक्का 2385 रुपए और चौबेपुर मंडी में पीली मक्का 2225 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 18 अगस्त को सोयाबीन का भाव 4,680 रुपए प्रति क्विंटल रहा, लेकिन 19 अगस्त को इसमें 80 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 4,600 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भी सोयाबीन के सौदों में गिरावट देखने को मिली। यहां 18 अगस्त को भाव 4,675 रुपए प्रति क्विंटल था, जबकि 19 अगस्त को 125 रुपए की कमी के साथ सौदे 4,550 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में 18 अगस्त को सोयाबीन का भाव 4,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा, लेकिन 19 अगस्त को ये 100 रुपए टूटकर 4,000 रुपए पर आ गया। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए धान के खेतों में फिलहाल सिंचाई न करें। साथ ही यहां के किसान मक्का और दलहनी फसलों के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। यहाँ के किसान सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी का प्रबंध करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का, खरीफ दलहन और धान के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में सब्जियों के छोटे पौधों को सहारा प्रदान करें। जम्मू कश्मीर के घाटी शीतोष्ण क्षेत्र में धान के खेतों में पानी की एक पतली परत बनाकर रखें। साथ ही यहाँ के किसान मक्का और दलहनी फसलों के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में अदरक और हल्दी खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें।
साथ ही यहाँ के किसान पक चुके टमाटर, शिमला मिर्च और बैंगन की तुड़ाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ के भाबर और तराई क्षेत्रों में पहले से बोई गई मूंग, उड़द और गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी बनाएं। साथ ही यहाँ के किसान मूंगफली, तिल और सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी का सुनिश्चित करें। पहाड़ी क्षेत्रों में पके टमाटर और बैंगन की तुरंत तुड़ाई शुरू कर दें। उत्तराखंड के किसान टमाटर के पौधे को सहारा देकर सीधा रखें। साथ ही यहाँ के किसान अदरक के खेतों में जल निकासी की प्रबंध करें। बारिश की संभावना को देखते हुए उत्तराखंड के उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मूंग की बुवाई फिलहाल न करें। यहाँ के किसान बाजरा, रागी और पहले से बोई गई मूंग की फसलों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करें। वहीं पंजाब के पश्चिमी इलाकों में खरीफ प्याज की बुवाई कर लें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी क्षेत्रों में फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित होंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। जिस समय ये हमला किया गया उस वक्त रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस पर जन सुनवाई कर रही थी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रेखा गुप्ता पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीएम एक मजबूत महिला है, वो कायराना हरकतों से नहीं डरती। दिल्ली में जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमले को नफरत भरा और कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। भोपाल के बांदीखेड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसकी स्वीकृति दी है।
केंद्र सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 परियोजना के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सफेद सोने की